मॉर्निंग फ्रेंड्स, चैनल आदर्श स्वीट अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी। आज हम बायोलॉजी पढ़ेंगे। बायोलॉजी के हिंदी में जीव विज्ञान कहते हैं। इसके जनक हैं अरस्तु। बायोलॉजी के अंतर्गत हम जीव जंतु एवं कीड़ों मकोड़ों का अध्ययन करते थे पहले, बाद में जाके पेड़ पौधों का भी अध्ययन किया गया। तो कीड़ों मकोड़ों का अध्ययन और जीव जंतुओं का अध्ययन हम जूलॉजी के अंतर्गत करते हैं, जिसके जनक हैं अरस्तु। और पेड़ पौधों यानी प्लांट्स, पेड़ पौधे हमारे प्लांट के अंतर्गत आते हैं। प्लांट्स, इसके जनक हैं थियोफ्रेस्टिस। यानी पेड़ पौधों का अध्ययन सबसे पहले किसने किया? पेड़ पौधों का सबसे पहले अध्ययन थियोफ्रेस्टिस ने किया। जूलॉजी को हिंदी में हम जीव, एनिमल, यानी हिंदी में इसे जंतु, और इसे प्लांट, जिसे हिंदी में हम पादप कहते हैं। इसे हिंदी में हम क्या कहते हैं? इसे हिंदी में हम पादप कहते हैं। अब हमारी शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है। यानी हमारे शरीर का निर्माण छोटी छोटी ढेर सारी कोशिकाएं मिलकर तब हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। पेड़ पौधों में भी वैसे हुआ है। तो हम आगे पढ़ेंगे सेल, यानी छोटी छोटी कोशिकाएं, सेल मिलकर हमारे शरीर का निर्माण करती हैं। तो हम आगे सेल पढ़ेंगे, जिसे कोशिका कहते हैं। सेल को हम, ये कोशिका सेल जो है, इसको सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने देखा। यानी हमारे शरीर में मृत कोशिकाएं और जीवित कोशिकाएं दोनों पाई जाती हैं। जैसे हमारे नाखून का अगला हिस्सा हो गया जो मृत कोशिकाओं में आता है। यानी कोशिका को सबसे पहले किसने देखा? कोशिका को सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने देखा। रॉबर्ट हुक ने देखा। रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका को देखा वह कैसी कोशिका थी? मृत कोशिका थी। यानी रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका को सबसे पहले देखा वह कैसी कोशिका थी? वह मृत कोशिका थी। और हमें लाइव कोशिका यानी जीवित कोशिका, लाइव कोशिका, लाइव कोशिका को सबसे पहले ल्यूवेनहॉक ने देखा। लाइव कोशिका को सबसे पहले ल्यूवेनहॉक ने देखा। मृत कोशिका को हम निक्रोसिस भी कहते हैं। और लाइव कोशिका को सबसे पहले ल्यूवेनहॉक ने देखा। यानी कोशिका को सबसे पहले किसने देखा? तो कोशिका को सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने देखा। लेकिन रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका को देखा वह कैसी कोशिका थी? वह हमारी मृत कोशिका थी। और लाइव कोशिका को यानी जीवित कोशिका को सबसे पहले किसने देखा? तो जीवित कोशिका को सबसे पहले ल्यूवेनहॉक ने देखा। और अब बात आती है कोशिका सिद्धांत की। कोशिका सिद्धांत हमारा कौन दिया? तो स्लाइड एवं स्वान ने। स्लाइड एवं स्वान। कोशिका सिद्धांत हमारा स्लाइड एवं स्वान के द्वारा दिया गया। अब हम कोशिका सिद्धांत हमारा स्लाइड एवं स्वान के द्वारा दिया गया। अब हम देखते हैं कोशिका को यानी सेल को। कोशिका, सेल को हिंदी में कोशिका भी कहते हैं। कोशिका के चारों तरफ एक पतली सी झिल्ली पाई जाती है, जिसे सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली भी कहते हैं। यानी यह इतनी पतली होती है जिसको देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं। क्या को जब जूम करके देखा गया तो इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे अंग पाए गए जो अन्य काम करते हैं कोशिका के अंदर।
तो इसमें सबसे पहले एक माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले किसने देखा? माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले अल्टमैन ने देखा। माइटोकॉन्ड्रिया हमारे शरीर में ऊर्जा बनाने का काम करती है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा हमारे शरीर में क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा हमारे शरीर में ऊर्जा बनती है, यानी हमें चलने फिरने के लिए या कोई काम करने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह हमें माइटोकॉन्ड्रिया से प्राप्त होती है। अब माइटोकॉन्ड्रिया को जब जूम करके देखा गया, यानी माइटोकॉन्ड्रिया को जब बड़ा करके देखा गया, तो इसमें एक घुमावदार आकृति देखने को मिली इस तरीके से, यानी माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार को हम क्रिस्टिन कहते हैं। क्रिस्टिन कहते हैं। जब हम लोग सांस लेते हैं, यानी हम जब ऑक्सीजन को सांस के द्वारा अंदर ले जाते हैं, तो यह सांस हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में जाती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जाने पर इस क्रिस्टिन के घुमावदार आकृति के अंतर्गत एक क्रेब्स चक्र, यानी इसमें एक क्रेब्स चक्र चलती है, सर्किल नुमा आकृति चलती है, जिसे हम क्रेब्स चक्र कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? क्रेब्स चक्र कहते हैं। जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन जाती है तो इस क्रेब्स चक्र के द्वारा 38 एटीपी यानी एक ग्लूकोज का निर्माण होता है। एक ग्लूकोज से हमें 4.2 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। 4.2 कैलोरी क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है। जब क्रेब्स चक्र में ऑक्सीजन का प्रवेश हुआ, यानी जब हम सांस लिए और हमारे सांस के द्वारा ऑक्सीजन जब हमारे शरीर में प्रवेश किया, तो वह कहाँ गया? वह माइटोकॉन्ड्रिया में गया। माइटोकॉन्ड्रिया में सांस जाने के बाद माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार यानी क्रिस्टिन के द्वारा 38 एटीपी को हम एडोटाइप, उसके द्वारा एक ग्लूकोज का निर्माण हुआ। एक ग्लूकोज से हमें 1.4 कैलोरी की ऊर्जा प्राप्त हुई और हमें पूरे दिन काम करने के लिए लगभग 2500 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो हमारे शरीर में ऊर्जा का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। और इसमें एक और अंग पाया गया जिसे हम गाल्जी बॉडी कहते हैं, यानी माइटोकॉन्ड्रिया हमारी हो गई जो ऊर्जा को बनाती है। माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले किसने देखा? तो माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले अल्टमैन ने देखा। और उसके बाद कोशिका के अंदर एक और अंग मिला जिसको हम गाल्जी बॉडी कहते हैं, यानी हमारे शरीर तो कोशिकाओं से ही बनी है। जब हमारी शरीर कोशिकाओं से बनी है तो ऊर्जा तो हर जगह बन रही है हमारे शरीर में। अब ऊर्जा को आदान प्रदान करने के लिए, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए ये हमारा गाल्जी बॉडी काम करता है। मतलब गाल्जी बॉडी का काम यही है कि जो ऊर्जा हमारे शरीर में बन रही है, जैसे हम चल फिर रहे हैं या हम किसी काम को कर रहे हैं, तो हमारे हाथ पैर को ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो शरीर के अन्य हिस्सों में जो ऊर्जा बनती है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए गाल्जी बॉडी ले जाती है। यानी हमारे शरीर में जैसे हम अब बोल रहे हैं कि जो ऊर्जा हमारे पैर में बनी या हाथ में बनी, अब हमें बोलने के लिए जीभ को ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब हमारे शरीर के अन्य हिस्सों से ऊर्जा को जीभ तक लाने का काम कौन कर रहा है? तो हमारे शरीर के अन्य हिस्सों से जीभ तक ऊर्जा लाने का काम हमारा गाल्जी बॉडी कर रहा है। होती है कि वह सरसे के दाने से भी बहुत छोटी होती है। अब ये कोशिकाएं आपस में, कोशिका के अंदर भी ये छोटी छोटी कोशिका पाई गई। अब यह कोशिका आपस में दब न जाए यानी पिचक न जाए, उसके लिए एक कंकाल तंत्र यानी एक इस प्रकार के कोशिका, इसे हम कोशिका कंकाल भी कह सकते हैं। यानी दोनों के बीच एक गैप बनाने के लिए, यानी आपस में दब न जाएं,
जिसको सुरक्षित रखने के लिए यह एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं या कोशिका कंकाल भी कहते हैं। हमारी कोशिकाओं में पाया गया। इसके दो सिरे हैं, एक ऊपरी सिरा और एक निचला सिरा। ऊपरी सिरा हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। इसका ऊपरी सिरा हमारा चिकना और निचला सिरा रफ यानी खुरदरा पाया गया। ऊपरी सिरा हमारा स्मूथ हो गया और निचला सिरा हमारा रफ हो गया। ऊपरी सिरा हमारा स्मूथ वसा के कारण होता है, यानी वसा बनाने का काम हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा ही किया जाता है। लेकिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ऊपरी हिस्सा वसा बनाता है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का निचली हिस्सा हमारा प्रोटीन बनाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नीचे का हिस्सा हमारा खुरदरा क्यों हुआ? क्योंकि इस पे राइबोसोम पाया जाता है। इसके निचले हिस्से पर क्या पाया जाता है? तो इसके निचले हिस्से पर राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम हमारा प्रोटीन बनाने का काम करता है। राइबोसोम दो प्रकार का है, एक 70S, दूसरा 80S। अब हम जानते हैं 70S कहाँ पाया जाता है और 18S कहाँ पाया जाता है, यानी 70S और 80S। जो पेड़ पौधे या कोई भी प्राणी, यानी जैसे हम लोग हो गए या जो जीव हम आसानी से देख सकते हैं, उसमें 80S। अब ये 80S और 70S में क्या अंतर है? 70S हमारा जैसे जीवाणु, वायरस जो हमें बीमारियां फैलाते हैं उसमें पाया जाता है, क्योंकि उसमें ऊर्जा बनाने की, प्रोटीन बनाने की बहुत कम ही आवश्यकता पड़ती है, इसलिए उसमें 70S पाया जाता है। अब हमारी शरीर तो भारी भरकम है, हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता, यानी ज़्यादा प्रोटीन, ज़्यादा मेहनत पड़ेगी, इसलिए हम लोगों में 80S पाया जाता है। 70S वह हल्का होता है और 80S है वो जो भारी, थोड़ा उससे भारी होता है, यानी 80S जल्दी बैठ जाता है और 70S उतना जल्दी बैठ नहीं पाता है। जैसे हम पानी में बालू के कण ही घोड़ें, बालू के कण, जो बालू के कण ज़्यादा वजन रहेंगे वह पेंदी में जल्दी बैठ जाएंगे और जो हल्के रहेंगे वो ऊपर तैरते रहेंगे, यानी पानी के साथ मिक्स हुए रहेंगे। उसी प्रकार हमारा राइबोसोम भी है, जो अब वायरस को तो बहुत थोड़ी मात्रा प्रोटीन की आवश्यकता होती है, इसलिए उनमें 70S पाया जाता है और हम लोगों को ज़्यादा प्रोटीन की आवश्यकता होती है, इसलिए हम लोगों के शरीर में 80S राइबोसोम पाया जाता है। अब हमारे शरीर में वसा जो है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ऊपरी सिरा वसा बनाता है, तो वसा हमारे शरीर को मोटा, और वसा की मात्रा ज़्यादा पाई जाने पर हमारे शरीर मोटी दिखती है, यानी फैट ज़्यादा होने पर हम मोटे दिखते हैं। और जिसे वसा ज़्यादा होती है वह चिकना, और यानी वसा का काम ही है चिकनापन करना, तो जिसके शरीर में वसा ज़्यादा पाई जाती है वह ज़्यादा चिकना होते हैं। लड़कियों में वसा की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है लड़कों की अपेक्षा, इसलिए वे ज़्यादा देखने में तो मोटी दिखेंगी पर उनकी शरीर लड़कों की अपेक्षा हल्की होती है। और वसा के बहुत सारे फायदे हैं। वसा हमारी हथेली में और पैर के नीचे तलवे में ज़्यादा पाई जाती है। वसा जहाँ ज़्यादा पाई जाती है वहाँ चोट कम लगती है और हमें ठंड भी कम लगती है। आप लोगों ने देखा ही होगा कि लड़कियों को ठंड कम लगती है, वसा की मात्रा उनमें ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए उन लोगों को ठंड कम लगती है। वसा की मात्रा हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपरी सिरे के द्वारा हुआ और प्रोटीन का निर्माण हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के निचले सिरे के उपस्थित राइबोसोम के कारण हुआ। अब हम आगे देखेंगे, इसमें और सारे छोटे छोटे अंग पाए जाते हैं, तो इसमें और सारे छोटे छोटे अंग क्या पाए जाते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया और माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गाल्जी बॉडी हो गया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है वसा बनाना और प्रोटीन बनाना, उसके राइबोसोम के द्वारा प्रोटीन बनी। और माइटोकॉन्ड्रिया का काम है हमारा, यह हमारे शरीर में ऊर्जा का निर्माण की, और गाल्जी बॉडी का काम है वह ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम। अब इसके आगे एक और
इसमें एक और अंग मिला जो है, इसमें एक सेंट्रोसोम पाया गया। अब सेंट्रोसोम का काम क्या है? यह जैसे हमें चोट लगी या किसी कारणवश हमारी कुछ कोशिकाएं टूट गई, टूट के बिखर गई, यानी हमें चोट लग गई तो हमारी कुछ तो कोशिकाएं टूट जाती हैं। जैसे कहीं घाव लग गया तो कुछ कोशिकाएं टूट जाती हैं। जो आसपास की कोशिकाएं रहती हैं वो विभाजन करके उस स्थान को पुनः रिक्रिएट करने के लिए, यानी कोशिका निर्माण करके पुनः उस घाव को ठीक करने के लिए ही हमारा साइटोसोम है। साइटोसोम के द्वारा हमें पुनः निर्माण करके उस कोशिका को वहाँ फिर से कोशिका बना दी गई, यानी न्यू कोशिका का निर्माण हो गया और हमारा घाव ठीक हो गया। यानी कोशिका विभाजन का काम हमारा सेंट्रोसोम के द्वारा किया गया, इसमें साइटोसोम के द्वारा किया गया। और इसमें एक और पाया गया जिसका नाम है लाइसोसोम। लाइसोसोम का काम है हमारे शरीर में प्रशासन का काम, यानी लाइसोसोम को हम लाइसोसोम के अंदर अपघटक एंजाइम पाया जाता है, इसे हम आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। यानी लाइसोसोम को हम आत्महत्या की थैली कह सकते हैं। इसमें एक जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है, यानी इसका काम है यह कभी अपने आप को खुद को अगर फाड़ लिया, इसमें खुद को अगर फाड़ लिया तो इस पूरी कोशिकाएं नष्ट हो जाएंगी। यानी इसमें ये अपना काम करने से अगर मुकड़ा या गाल्जी बॉडी नहीं अपना काम किया, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं किया, लाइसोसोम सेंट्रोसोम नहीं किया, कोई अगर अपना काम करने से मुकरा तो यह लाइसोसोम के द्वारा, या ये कोशिकाएं किसी कारणवश मर गई, यानी इस कोशिकाओं का मान लीजिए गाल्जी बॉडी का मृत्यु हो गई, यानी वो कोशिकाएं हमारी मर गई, तो उसको नष्ट करने का काम यानी जलाने का काम हमारा लाइसोसोम करता है। लाइसोसोम के अंदर कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लाइसोसोम के अंदर जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। अब इन सब को चलाने के लिए, इन लोगों को निर्देश देने के लिए हमारा एक इसके बीच में न्यूक्लियस पाया जाता है। यानी कोशिका को, कौन सी कोशिका का क्या काम है। जैसे हमारे अब नाखून की कोशिका हो गई, नाखून को कोशिका तो नाखून ही बनाएगी। अब हमारी हड्डी कहीं टूट गई तो हड्डी को बनाने के लिए तो हड्डी के पास जो कोशिका है वो हड्डी बनाएंगी। अब इनको आदेश देने के लिए एक न्यूक्लियस पाया जाता है, यानी किस कोशिका को कौन सा काम करना है यह न्यूक्लियस के द्वारा ही डिपेंड किया जाता है। न्यूक्लियस को हम कोशिका का ब्रेन भी कहते हैं, यानी हमारी कोशिका को कौन सा काम करना है, उसे नाखून बनाना है या चमड़ी बनाना है या बाल बनाना है, हड्डी बनाना है, कौन सी कोशिका को क्या बनाना है उसका काम न्यूक्लियस करता है। न्यूक्लियस को हम कोशिका का ब्रेन भी कहते हैं। रॉबर्ट ब्राउन यानी न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया। यह हमारा कोशिका का ब्रेन है, यानी कोशिका को कौन सा काम करना है हमारा न्यूक्लियस के द्वारा डिफाइन किया गया है। अब इसमें एक चीज और पाया जाता है वैक्यूज। वैक्यूज का काम है पानी को स्टोर करना। जब हम पानी को पीते हैं और हमारा पानी पेट में जाता है, उसके बाद कोशिकाओं में जाता है, तो कोशिकाओं में पानी को स्टोर करने के लिए हमारा वैक्यूज हो गया। वैक्यूज के द्वारा ही पानी स्टोर किया रहता है, यानी पानी को एकत्रित करने का काम हमारा वैक्यूज कर रहा है। अब इसके बाद अब इसमें कोशिका के अंदर एक तो कोशिका खुद ही बहुत छोटी है, अब कोशिका के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी कोशिकाएं पाई गई। अब इसको बचाए रखने के लिए, अब ये तो ऐसे रहेगा तो आपस में लड़े भिड़ेंगी, जब आपस में लड़े भिड़ेंगी तो हो सकता है लाइसोसोम गुस्सा जाए और अपने आप को फाड़ ले। तो लाइसोसोम के अंदर तो जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है, अगर यह अपने आप को फाड़ लेगा तो सारी कोशिकाएं नष्ट हो जाएंगी। तो इसको आपस में लड़े भिड़े नियंत्रित रखने के लिए इसमें कुछ द्रव पाए गए। क्या पाए गए, ये आपस में टकराए न, इसके लिए इसमें जल भरा होता है। जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्मा भी कहते हैं, यानी इसके अंदर जो जल भरा होता है उसे हम जीव द्रव्य कहते हैं। इसमें 90% पानी की मात्रा होती है
यानी जो हमारा जीव द्रव्य है उसमें पानी की मात्रा कितनी होती है, तो उसमें पानी की मात्रा 90% होती है। और 10% अगर इसमें पानी में कोशिका के अंदर जो जीव द्रव्य होता है उसमें पानी की मात्रा अगर 10% कम हो जाए तो आदमी की मृत्यु हो जाती है। इसमें पानी की मात्रा अगर 10% कम हो जाए तो आदमी की मृत्यु हो जाती है। और जीव द्रव्य में 1% पानी की मात्रा जब कम होती है तब जाके हमें प्यास लगती है। यानी 1% पानी की मात्रा कम होते ही हमारे शरीर में, यानी कोशिका के अंदर 1% पानी की मात्रा कम हो गई तो हमें प्यास लग जाती है। और यही पानी की मात्रा जिस दिन 3% कम हो गई, यानी जीव द्रव्य में पानी की मात्रा 3% कम हो गई तो हम डायरिया का शिकार हो जाते हैं। यानी डायरिया का शिकार होने के लिए ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3% ही पानी की मात्रा कम हो गई तो हम डायरिया का शिकार हो जाते हैं। और 10% पानी की मात्रा जीव द्रव्य में कम हो गई तो हमारी मृत्यु हो जाती है। अब हम आगे देखेंगे यह कोशिका। अब कोशिका में छोटे छोटे, अब इसका काम है ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना। और लाइसोसोम हो गया, जैसे मान लीजिए किसी वक्त कहीं चोट लग गई या कोई मार दिया, खींच के तेजी से कोई मार दिया, कहीं गए होंगे कुछ लोग तो मार खाए भी होंगे। अगर कोई मार दिया और अचानक लाइसोसोम ही पहले मर गया, यानी कोई खींच के मारा या दरवाजे से हमारी अंगुली दब गई और अचानक से लाइसोसोम ही की मृत्यु हो गई, तो वहाँ देखते हैं बाकी सारी कोशिकाएं तो मरी। अगर लाइसोसोम जिंदा होता तो इन कोशिकाओं को जलाकर खत्म कर देता, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जब लाइसोसोम ही पहले मर गया तो कुछ दूर तक हमारा काला हो जाए, जहाँ तक हमारी कोशिकाएं की मृत्यु हो जाती है वहाँ तक हमारा शरीर काला हो जाता है। तो आसपास की जो कोशिकाएं होती हैं उसके जो लाइसोसोम होते हैं वह कुछ देर बाद, अगर हमारे शरीर में तगड़ी चोट आई तो 8 से 10 घंटे के अंदर ही हमें एक बार बुखार आना लाजमी है। यानी हमारे शरीर में एक बार बुखार आ जाएगा, जब हमारे शरीर में बुखार आ जाएगा तो सारी कोशिकाएं रेडी हो जाएंगी, यानी अलर्ट मोड पर हो जाएंगी कि कहीं तो कुछ हुआ है। अब मान लीजिए हमारा एक कोशिका मरी, वहाँ काला हो गया। अब वो 8 से 10 दिन में आसपास के जो लाइसोसोम होंगे अपनी जल अपघटक एंजाइम को थोड़ा थोड़ा छिड़क करके तो उसको नष्ट करेंगे। इसीलिए 5 से 6 दिन 7 दिन जिस प्रकार की चोट रहेंगी, जितना ज़्यादा चोट रहेंगी उतना ज़्यादा दिन धीरे धीरे हमारा जो काला हुआ रहता है पुनः ठीक हो जाता है। लाइसोसोम क्या करता है, वो अपना जल एंजाइम को थोड़ा थोड़ा छिड़कता है, एक दिन में पूरा नहीं छिड़कता है, थोड़ा थोड़ा छिड़क करके वह कोशिकाओं को जला के नष्ट कर देता है और हमारा ये जो सेंट्रोसोम है वो पुनः कोशिकाओं का निर्माण कर देता है। अब इन कोशिकाओं के बाहरी सतह पर जो झिल्ली पाई गई वह कैसी झिल्ली पाई गई, वह हमारी अर्धपारगम्य झिल्ली पाई गई। यानी कोशिका के बाहरी सतह पर जो झिल्ली पाई गई वह कैसी झिल्ली पाई गई, वह हमारी अर्धपारगम्य झिल्ली पाई गई। अब हम इससे आज इतना ही, अब इसके आगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।